डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईथन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय मैं रोमानिया में हूँ। आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि मैं रोमानिया में क्या कर रहा हूँ और क्यों यहाँ पर आया था। ये जानने के लिए शुरुआत से कहानी सुनाता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बैंक में मैं काम किया करता था, लेकिन छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करता था। कारण था घूमना फिरना। जो भी बचत करता उसे मैं उड़ा देता घूमने में, क्योंकि मेरा मानना है आप चीज़ें खरीद लेंगे लेकिन यादें नहीं खरीद सकते। यादें बनानी पड़ती हैं और यादें बनाने के लिए नई नई जगह पर घूमना फिरना पड़ता है। यही कारण था कि साल में 3 से 4 महीने तो मैं विदेश में रहा करता, घूमता फिरता अपनी यादें बनाता। और इस बार मैं रोमानिया घूम कर आना चाहता था। पहुंच गया मैं रोमानिया, यहाँ पर घूमने लगा। 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन मेरी आदत मुझे ऐसी मुसीबत में फंसा देगी मैं जानता नहीं था। कई बार अलग अलग देशों में शराब पीने की वजह से मेरा झगड़ा किसी न किसी से हो जाया करता था, लेकिन कुछ रिश्वत देने के बाद मैं बच जाया करता। रोमानिया में कानून सख्त हैं और जब मेरा झगड़ा 2 लड़कियों के साथ हो गया, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मैंने एक लड़की के चांटा मारा था तो मुझे 2 दिन की सज़ा मिलेगी ये बताया गया, और मैं समझ गया था अब रिश्वत देकर भी मैं बच नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन की ही तो बात थी। 2 दिन जेल में रहूंगा, उसके बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा। पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी और ये वही गाड़ी थी जिसमें मेरे जैसे मुजरिमों को बिठाया जाता है, और पहले से 2 लोग और बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने मुझे धक्का दिया, उस गाड़ी के बीच बिठा दिया। ये एक पुलिस वैन लग रही थी, पीछे का हिस्सा खाली था। हम तीनों पीछे वाले हिस्से में मौजूद, और आगे शायद एक ड्राइवर होगा और हो सकता है उसके साथ कोई और पुलिस वाला भी हो। पीछे तो हम तीनों अकेले ही थे, एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे जा रहे। मैंने उनका नाम पूछा, लेकिन सबसे पहले अपना नाम बताया। मैंने कहा, मैं ईथन, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यहाँ पर आया हूँ। तो गड़बड़ ये हो गई, लड़कियाँ थोड़ा बदतमीजी कर रही थी। मुझे एक लड़की पसंद थी, तो पहले मान सकते हैं बदतमीजी मैंने की, फिर उन्होंने की और मैंने चांटा जड़ दिया। वो दोनों हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने अपने बारे में बताया। उसने कहा, मेरा नाम चैपमैन, मैं यहाँ पर एक बार में काम करता हूँ और मेरा दिमाग कभी कभी गर्म हो जाता है। इस बार भी गर्म हो गया। उसने मुझे डॉलर्स दिए ही नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं उससे झगड़ा करने लगा और फिर उसने पुलिस को बुला लिया। अमीर ज़्यादा था तो मुझे फंसा दिया। 3 से 4 दिन लगता है मुझे भी जेल में रहना पड़ेगा। फिर से हम तीनों हंसने लगे। और तीसरे का नाम था बर्नी। वो काफ़ी शरीफ लग रहा और उसने कहा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं भाई, उस लड़की को किसी और लड़के ने छेड़ा था। भीड़ थी, उस लड़की ने मेरे चांटा जड़ दिया, फिर उस भीड़ ने मुझे पकड़ा और फिर वहाँ पुलिस को बुला लिया। मैं कहता रहा मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और मुझे भी 4 से 5 दिन शायद जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन बचने की अब भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बता दीजिए। तीनों फिर से हंसने लगे थे और मैंने उसे कहा, डरने की कोई बात नहीं है। 2-3 दिन जेल में रहेंगे तो जेल का स्वाद भी देख लेंगे, आखिर वहाँ खाने को क्या मिलता है। ऐसे ही हम गपशप किए जा रहे थे, क्योंकि हमें हथकड़ियों से बांधा गया था। लेकिन वो वैन किस तरफ जा रही थी हम देख तक नहीं पा रहे। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। बाहर से छोटे छोटे सुराखों से रोशनी आ रही थी। गाड़ी कहाँ जाए जा रही हमें नहीं पता। 2 घंटे वो वैन चलती रही। कई बार हमने आवाज़ लगाई और कहा कि इतना लंबा सफ़र है, किस जेल में हमें भेजा जा रहा है, लेकिन उस पुलिस वाले ड्राइवर ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक सुरंग के अंदर वो उस वैन को चलाने लगा।
जैसे जैसे वो वैन को उस अंधेरी सुरंग में चलाता जा रहा था, ऐसा लग रहा यहाँ पर खड्डे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सुरंग में ऐसी सड़क होती है जो पूरी तरह से साफ होती है। कैसी जगह पर हमें ले जा रहा था हम समझना चाहते थे, लेकिन एक जगह जब बड़ा खड्डा आया तो गाड़ी थोड़ी तो हिलनी ही थी। उसने ब्रेक मारी और वो उस वैन से उतर गया। हम हंसने लगे थे कि लगता है वैन खराब हो गई, क्या हम भाग सकते हैं, भागने की कोशिश कर सकते हैं। हम मजाक में ये बातें कर रहे थे, असल में मैं भी भागना नहीं चाहता था। 2-3 दिन अगर मैं जेल में रहूंगा कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी, फिर मैं बाहर निकल आऊंगा। लेकिन ऐसा पागलपन करने के बाद हो सकता है सजा बढ़ जाए, तो ऐसा हम तीनों में से कोई नहीं करना चाहता था, बस मजाक ही कर रहे। लेकिन आधा घंटा बीत गया, वो ड्राइवर गाड़ी में आकर बैठा ही नहीं, और उसके बाद मैं आवाज लगा रहा, अरे भाई कहाँ हो, क्या हुआ, वैन ज्यादा खराब हो गई, कुछ हमें भी बता दो, अंदर बैठे बैठे काफी घबराहट सी हो रही है। एक तो ऑक्सीजन अंदर पहुंच भी रही है या नहीं, छोटे छोटे तो सुराख हैं और 3 हट्टे कट्टे हम बैठे हैं, सांस ले पाएंगे या नहीं। बाहर से किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा सन्नाटा था जैसे बाहर कोई मौजूद हो ही ना। लेकिन ऐसे मुजरिमों वाली वैन को छोड़कर कोई पुलिस वाला नहीं जाता, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हो गई। ठीक ही तो था, जब गाड़ी से उतरा पूरी गाड़ी हिली थी, बाद में कहाँ गया। किसी ने जवाब नहीं दिया। 1 घंटा बीत चुका था और अंदर बैठे बैठे हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, सोचे जा रहे, डरे जा रहे। पुलिस की गाड़ी यहां पर आएगी, हमारी मदद करेगी, लेकिन वहां पर कोई गाड़ी नहीं आई। 1 घंटे के बाद 1 घंटा और बीता, फिर भी कोई नहीं आया और हम घबराने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे हमें क्या करना चाहिए। भले ही जो हथकड़ियों से हमें बांधा गया था उसे एक झटके से हम तोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा करना बड़ी मुसीबत को गले से लगाने के बराबर होता। फिर बर्नी ने कहा, हथकड़ियां तो तोड़नी होंगी, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है, ड्राइवर के साथ कुछ बुरा हुआ है, हो सकता है किसी ने बदला लिया हो। ऐसे पुलिस की गाड़ी पर कई बार हमला हो जाता है, कोई बदला लेना चाहे तो ले सकता है। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम यहाँ से ना निकले ना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। देखें तो सही बाहर है क्या। मैं मना कर रहा था और ऐसा ही चैपमैन ने भी कहा, लेकिन बर्नी मानने को तैयार नहीं था। दिखने में शरीफ था, लेकिन उसने अपनी हथकड़ी को इतनी तेजी से तोड़ा कि हम देखते रह गए। फिर वो हमें भी कह रहा था, तुम्हें भी अपनी हथकड़ी को जोर से खींचना होगा, उससे हथकड़ी तुम्हारी कलाई पर बंधी रह जाएगी, लेकिन जहां पर यह बांधी गई है उससे आराम से निकल जाएगी। देखो हथकड़ियों को खोलना चाहते हो या नहीं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे और ना में हमने एक दूसरे को जवाब दिया, लेकिन बर्नी ने पीछे वाले उस दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू कर दी थी। कंधा मारकर उस दरवाजे को खोल रहा जिससे वो वैन से बाहर निकल सकता था, लेकिन वो दरवाज़ा मोटा था। उसने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उस दरवाजे को वो अकेला खोल नहीं सकता था, उसे हमारी मदद की ज़रूरत थी। फिर वो हमारे पास आया और कहने लगा, देखो अगर पुलिस वाले बाहर होते तो यकीनन हमें जवाब देते। इतनी ज़ोर से मैं कंधे मार रहा हूँ, वैन के पीछे वाला वो जो दरवाज़ा है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई ना कोई जवाब तो देता ना, कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगता है भाई कुछ बुरा हुआ है, हमें इस वैन से बाहर निकलना होगा और बाहर निकलकर सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन ही जाएंगे, बता देंगे ये सब हुआ, हम भागेंगे नहीं। मैं उसकी बातों से सहमत था, चैपमैन भी सहमत हो गया, तो हम उस दरवाजे को कंधा मारकर आखिरकार तोड़ पाए। वहां काफी ज्यादा अंधेरा था, भले ही ये सुरंग थी, सड़क साफ बनी हुई, ऊपर छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई, लेकिन दूर दूर तक हमें कोई नजर नहीं आया। फिर हम तीनों ने एक दूसरे से एक ही सवाल पूछा, चलें फिर पीछे की तरफ, वो इस तरफ से आए थे ना हम, तो उसी तरफ बढ़ते हैं। तो तीनों उसी तरफ चलना शुरू हो गए। हमें लगा था कोई ना कोई गाड़ी इस तरफ आएगी, लेकिन यकीन कीजिए 10 से 15 मिनट चलने के बाद भी इस खाली सड़क पर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। और हैरान करने वाली बात, जब ये वैन इस तरफ आ रही थी ना, बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उछल रही हो, बहुत ज़्यादा खड्डे हों इस रास्ते पर, लेकिन वापस जाते वक्त एक भी खड्डा नज़र नहीं आ रहा।
ये तो बिल्कुल सपाट सड़क थी, जैसे नई बनी हो। तो हमारी वैन क्या किसी चीज से टकरा रही थी जो इतना ज्यादा हिल रही थी? हम तीनों की एक एक कलाई पर हथकड़ी लटकी हुई थी और हम ये जानते थे अगर रास्ते पर किसी ने ऐसे हमें देखा तो वो तो समझेगा कि हम कोई कैदी हैं जो जेल से भागे हुए हैं। इसीलिए हमने उस हथकड़ी को अपने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था कि कोई पहचान ना पाए। बस अपने हाथ को लपेट ही लिया था, एक हाथ पूरी तरह से खाली। इस तरह हम उस सुरंग से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन कोई गाड़ी करना नजर आना सच में एक अलग ही लक्षण लग रहे थे कि यहाँ कुछ न कुछ अजीब हमारे साथ हुआ है या इस जगह के साथ हुआ है। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक आदमी नजर आया जो इस सड़क के बिल्कुल बीच में इस तरफ चला आ रहा। हम इस सुरंग से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा और हमें लगा कि ये पुलिस वाला ही होगा। जल्दी से चलते हैं, उसे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और हमें लगा कि हमारी वैन का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जब वो आदमी बिल्कुल करीब आ चुका था, हमने साफ देखा वो कोई पुलिस वाला नहीं था और उसके कपड़े ऐसे फटे हुए थे जैसे कहीं से कोई झगड़ा करके आया हो और चेहरे पर खून भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ। हमें देखने के बाद वो पागलों की तरह हमारे ऊपर हमला करने लगा। हम तीनों उसे बड़ी आसानी से काबू कर सकते थे और हमने ऐसा ही किया। इससे पहले कि वो हमला करता, हमने उसे काबू किया और ज़मीन पर लिटा लिया। हम तीनों उसके ऊपर बैठे हुए। हमने उससे कई सवाल पूछे कि कौन हो तुम, हम पर हमला क्यों कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, तुम कोई पुलिस वाले हो क्या? लेकिन हमारे सवालों के जवाब वो नहीं देना चाहता था, जैसे वो तो कोई पागल इंसान था जिसने यकीनन किसी न किसी को नुकसान जरूर पहुंचाया था। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने ये चैपमैन से भी पूछा और बर्नी भी यही कह रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तीनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा। तब हमें लगा कि इसे कहीं ना कहीं बांधना होगा, वरना पीछे से ये हमें मारने की कोशिश कर सकता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। पास में पड़ी हुई रस्सी के साथ हमने उसे रेलिंग के साथ बांध दिया। सामने से अब उसका चेहरा हम देख पा रहे। वो जैसे पागल हो चुका था, उसकी आंखें, पुतलियां थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद सी, इसीलिए हम तीनों डरे हुए। ऐसा लग रहा था इस अंधेरे में जैसे वो कोई प्रेत हो। लेकिन शरीर के साथ हमने उसे काबू भी किया। चेहरा काफ़ी भूतिया सा लग रहा, चोटिल। उसे बांधने के बाद हम आगे बढ़ना शुरू हो गए, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही। जैसे जैसे उसे पीछे मुड़कर हम देख रहे, वो काफ़ी हमसे दूर होता जा रहा। हम आगे बढ़ते जा रहे, लेकिन आगे से आ रही आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की ऐसी आवाज़ें थीं जैसे भीड़ पर किसी ने हमला कर दिया हो और उस भीड़ में कोई मारा भी जा रहा हो। दर्द से कराहने की आवाज़ें भी आ रही। तब हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं होगी। हमें कुछ समय के लिए यहाँ पर छिपना होगा। शायद इस जगह पर किसी तरह के कोई दंगे हो गए होंगे। सुरक्षा नियम कुछ ऐसे ही हैं। हो सकता है झगड़ा बढ़ चुका हो। हमें यहाँ पर कहीं छिपना होगा और ऐसी सुरंगों से बाहर आने के छुटमुट कई रास्ते होते हैं। ऐसा ही एक दरवाज़ा हमें नजर आया। शायद इस सुरंग से बाहर निकलने का आसान तरीका ये होगा। देखते हैं। जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर हम आगे वाली सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हो गए। ऊपर पहुंचकर बाहर निकलने का कोई रास्ता तो नजर नहीं आया। जैसे जेनिटर रूम 3-4 बने हुए थे, जहां पर काफ़ी ज़्यादा सामान था और हमारे ये कैदियों वाले कपड़े हम बदल सकते थे और ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान रहता। हमने कपड़े बदले, उसके बाद कुछ समय वहाँ पर बिताया। हम नहीं चाहते थे कि कोई यहाँ तक पहुँच आए, लेकिन कितने समय हमें यहाँ पर इंतज़ार करना होगा ये हमें पता नहीं था। फिर से हम सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे, हमने उस दरवाजे को देखा। बाहर लगभग 10 से 15 लोग थे और वो एक दूसरे पर ऐसे हमला कर रहे जैसे यहाँ दंगे हो गए हों। किसी को मरने का डर नहीं था। एक दूसरे पर ऐसे हमला कर रहे हथियारों से और काट भी रहे। मुंह पर हर किसी के खून लगा हुआ। बस इतना देखना काफ़ी था। हम दोबारा जेनिटर रूम में आ गए और तीनों हक्के बक्के। अब क्या करें? इस सड़क पर जाना सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता तो होगा ना। ये सीढ़ियाँ ऊपर सिर्फ जेनिटर रूम की तरफ जाने के लिए नहीं बनाई गई होंगी।
यहां से बाहर निकलने के लिए बेबनाई होंगी। चलो देखते हैं। जेनिटर रूम के पास बड़े से फट्टे के पीछे दरवाजा छिपा हुआ साफ नजर आ गया। फट्टे को हटाकर हमने दरवाजा खोला और उसके बाद आगे और ज्यादा सीढ़ियां थी। उन सीढ़ियों को चढ़ते चले गए हम। यकीनन इस सुरंग को एक बड़ी सी पहाड़ी के बीच में काट कर बनाया गया होगा, तो उस पहाड़ी के किसी तरफ से हम ऐसे निकल सकते हैं। यह सोचकर उस सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते सच में पहाड़ी के एक कोने पर हम पहुंच गए। वहां कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कुछ सीढ़ियां पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए बनी हुई और दूर दूर तक हमें जंगल ही जंगल नजर आ रहा। लेकिन खुशी हुई, आखिरकार हम वहां से निकल पाए। हम तीनों एक दूसरे से एक ही चीज पूछ रहे, हमारी सजा तो नहीं बढ़ जाएगी? हमें जेल में ज्यादा समय के लिए तो नहीं डाला जाएगा? लेकिन यहां पर जैसे हालात हैं, हम जज के सामने ये बताएंगे कि हालात ऐसे ही थे। और तीनों एक ही चीज कहना कि जब हमारी वैन रुकी ना, ऐसे लोग दंगे कर रहे थे, तो हम घबरा गए और वैन से 1 घंटा इंतजार करने के बाद बाहर निकले। तीनों एक जैसी बात कहेंगे। इस पर सहमति हो गई और बाहर वाली उन सीढ़ियों को उतरकर हम जंगल में थे। अब हमें किसी शहर तक पहुंचना था और शहर तक पहुंचने के बाद सबसे पहले किसी पुलिस स्टेशन में पहुंचना था। दोपहर का वक्त था और जंगल में हर तरफ रोशनी, लेकिन कोई जानवर नजर नहीं आया, जिससे हम सबसे ज्यादा डर रहे थे। रोमानिया में ऐसे तेंदुए पाए जाते हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं। जंगली शुकर भी कई बार इंसानों को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ समय हमें कोई जानवर नहीं मिला और उसके बाद जंगल में हमें हिरण नजर आया। लेकिन यह छोटा सा हिरण का बच्चा लग रहा, जो काफी गुस्सैल था और बार बार हमारी तरफ भागे आ रहा। हम तो एक बड़े पेड़ के नीचे छिपे हुए, कभी दाईं तरफ छिप जाते, कभी बाईं तरफ, लेकिन वो हमें टक्कर मारकर गिराना चाहता था, जबकि उसका कद 2 से 2.5 फुट का ही होगा। हिरण का बच्चा ही लग रहा, लेकिन धूप से उसे परेशानी हो रही और बार बार गुर्राता हुआ हमारी तरफ बढ़ता। अचानक मेरे हाथ में एक बड़ा लकड़ी का डंडा आ गया। इस लकड़ी के डंडे से वार करके मैंने उसे दूर भगाया और वो चीखता चीखता वहां से दूर भाग गया। फिर से हमें आगे बढ़ना पड़ रहा था और हमें डर था कि कैसा जंगल है और यहाँ के जानवर पागल तो नहीं, कैसे हिरण का बच्चा हमारे ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन हिरण तो इंसानों को या किसी शिकारी जानवर को देखने के बाद भागना शुरू कर देते हैं। ऐसी हरकत ये जानवर नहीं करते और इंसान भी तो अजीब हरकतें करने लगे हैं। चल क्या रहा है? हम जंगल के एक ऐसे इलाके में पहुंच गए थे जहां पर घने पेड़ थे और वहां पर मरे हुए पंछी हमें मिले। इतने ज्यादा मरे हुए पंछी, इतने ज्यादा मरे हुए पंछी जैसे कोई बीमारी फैली हो और उस बीमारी के कारण सभी पंछी मर गए। आसमान में उड़ता हुआ कोई पंछी नजर नहीं आया, ना पेड़ों पर बैठे हुए पंछी नजर आ रहे। सभी के सभी मरे हुए पंछी ही दिख रहे, हर तरफ, दूर दूर तक, हर तरफ। हम घबरा गए। हम किसी चीज को छूना नहीं चाहते थे और खास तौर पर उन पंछियों को। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो हमें नुकसान पहुंचाए। बस बिना छुए वहां से निकलना था। हम उस जगह से भी निकले, लेकिन समय काफी ज्यादा लग गया। शाम का वक्त हो गया था। हम डरे डरे वहां से निकल रहे और तब हमें एक झोंपड़ा नजर आया। हम जानते थे रात का वक्त जल्द ही होने वाला है और रात के वक्त जंगल में रुकना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे झोंपड़े में हम रात बिताएं तो अगले दिन दोबारा चल सकते हैं। शहर कितनी दूर है हमें नहीं पता, लेकिन एक दिशा में चलना हमने शुरू किया है तो उसी दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। कोई ना कोई गांव, कोई ना कोई शहर तो मिल ही जाएगा। बस किसी पुलिस स्टेशन तक पहुंचना है हमें। उस झोंपड़े के अंदर दरवाजे को बंद करके हम रुकना चाहते थे, लेकिन वहां ढेर सारी मोमबत्तियां देख जो खुशी मिली हम बयान नहीं कर सकते। मोमबत्तियों को हमने जलाया, जिसके बाद उस झोंपड़े के अंदर रोशनी हो गई और खाने का सामान भी वहां पर रखा हुआ। इसी के साथ एक राइफल भी रखी हुई थी। राइफल एक तरफ पड़ी, गोलियां नीचे गिरी हुई और नीचे फर्श पर खून के निशान। बस इस घटना ने हमें डरा दिया।
कहीं हम किसी ऐसी जगह पर तो नहीं आ गए जहां पर किसी का कत्ल हुआ हो। भाई किसी और केस में ना फंस जाएं। तीनों हक्के बक्के थे, एक दूसरे की तरफ देखकर कह रहे, क्या हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए? चैपमैन ने कहा, नहीं नहीं, बाहर निकलेंगे तो किसी जानवर के हाथों मारे जाएंगे। यहां जो भी हुआ हो, पहले तो झोंपड़े को चेक करते हैं, क्या हमें कोई लाश मिलती है। मान लो कि लाश मिलती भी है तो हम यहां पर कभी आए ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। और बाहर अगर हमें निकलना भी है, यह राइफल काफ़ी काम आ सकती है। ध्यान रखना होगा हमें, कई बार ऐसे कातिल होते हैं जो ऐसी जगह पर किसी लाश को छिपाते हैं। हम बस रात गुजारेंगे, उसके बाद आगे निकल लेंगे। और देखो, ये जो खून है ये ताज़ा लग रहा है, तो मुझे लगता है राइफल को साफ करो और जल्दी से अपने हाथ में ले लो। बर्नी ने उस राइफल को उठाया, मैंने गोलियों को उठाया। हम दोनों में झगड़ा होने लगा कि राइफल किसके हाथ में होनी चाहिए। मेरे लिए वो दोनों भी अनजान थे। मैं किसी के हाथ में राइफल देखकर बहुत डर जाता हूँ, और जिस पर भरोसा ना हो वो करीब हो, फिर आप सोच ही सकते हैं कोई आपका फायदा उठा सकता है। लेकिन सहमति बनी कि राइफल चैपमैन चलाएगा। मैंने गोलियां उसे दे दी। चैपमैन ने गोलियां जेब में भरी और 2 गोलियां उस राइफल में डाली और फिर कहने लगा, रुमाल मैंने ट्रिगर पर बांध दिया है, अब हमारी उंगलियों के निशान इस गन के ऊपर नहीं आएंगे। और देखते हैं यहाँ कोई लाश मौजूद है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कोई प्रेमी जोड़ा रहता हो जिसके साथ कोई दुर्घटना हो गई और उसका पति अपनी पत्नी को लेकर गया हो, या हो सकता है पत्नी अपने पति को लेकर गई हो और ऐसे ही राइफल यहीं पर गिर गई। ऐसा भी तो हो सकता है। पहले हम हर एक कमरे को चेक करते हैं। हमने कमरे को चेक करना शुरू कर दिया। यकीन कीजिए, एक भी सामान हिला हुआ नहीं था सिवाय उस फर्श पर खून के निशान के। हम वहां बैठ गए, थोड़ा खाना खाया, फिर इंतजार करने लगे कि कोई ना कोई तो आएगा। लेकिन हम किसी को डराएंगे नहीं। दरवाज़ा हमने बंद कर लिया है। कोई बाहर से दरवाजे को खटखटाएगा तो हम सबसे पहले जवाब देंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ताकि सामने वाला भी डर ना जाए कि कोई लुटेरे किसी को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन अगर हमें खतरा नजर आया तो राइफल को इस्तेमाल करने से हम डरेंगे भी नहीं। रात के वक्त बाहर से चलने की आवाज़ें आने लगी तो हम बाहर झांकने लगे। रोशनी नहीं थी, कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन चलने की आवाज़ें ऐसी थी जैसे कई लोग हों जो इस घर के इर्द गिर्द घूम रहे हों। चैपमैन ने राइफल अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन रात भर ये आवाज़ें आती रहीं। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं। हमें लग रहा था यकीनन कोई इस घर के इर्द गिर्द घूम रहा है। किसी को शक तो हो गया होगा कि घर के अंदर कोई आया है, लेकिन हम आवाज़ नहीं लगाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। दिन के वक्त देखते हैं, कोई ना कोई पुलिस को तो बुलाएगा ना। बैठे रहे पूरी रात, चलने की आवाज़ें आती रहीं, और जब दिन हुआ उसके बाद हमने बाहर निकल कर देखा तो कोई मौजूद नहीं। रात के वक्त कोई यहाँ पर चला था, सबूत साफ थे, पैरों के निशान हर जगह छपे हुए, लेकिन अब कोई यहाँ पर नहीं है। जो भी यहाँ पर था वो कहाँ गया? लेकिन अब हम यहाँ पर रुक नहीं सकते थे। राइफल जरूर हमारे पास थी, लेकिन एक गत्ते के डिब्बे में हमने उसे लपेट लिया। ऐसा ना हो भीड़ में हम पहुंच जाएं और वहां राइफल देखकर कोई डर जाए। लेकिन सही समय जब आएगा, शहर आ जाएगा, उससे पहले हम राइफल को एक तरफ फेंक देंगे या मिट्टी में गाड़ देंगे ताकि कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि पुलिस वाले समझे हम किसी का कत्ल करके आए हैं। बढ़ने लगे फिर से आगे की तरफ, लेकिन आगे मरे हुए पंछी नहीं, मरे हुए जानवर दिखने लगे। कुछ ऐसे जानवर थे जिनको बेरहमी से मारा गया था, और यकीन कीजिए कोई भी जानवर ऐसा नहीं था जो बीमारी से मरा लग रहा। हर एक जानवर को मारा गया था, काटा गया था, खून उनसे निकला हुआ। ढेर सारे जानवर, ढेर सारे जानवर। ऐसा लग रहा था जैसे बीमारी के कारण उनका शरीर फट गया हो, या यहाँ पर कत्लेआम हुआ है। कुछ तो था। अब तक हमें ऐसा कुछ पहले तो नजर नहीं आया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे, नई नई चीजें नजर आती जा रही। उसके बाद आगे हमें गुर्राने की आवाज सुनाई दी। ये किसी जानवर के गुर्राने की आवाज नहीं थी, जैसे कोई आदमी गुर्रा रहा हो। जब हम उस जगह पर पहुंचे, वहां पर एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा के अंदर से गुर्राने की आवाज आ रही। ये किसी आदमी के गुर्राने की आवाज थी, तो हमने आवाज लगाई, सुनिए कोई यहाँ अंदर है, आपको
कोई नुकसान तो हम पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन आप चोटिल तो नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। उसके गुर्राने की आवाज बढ़ गई और वो बाहर आना चाहता था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, उसका जबड़ा टूटा हुआ था। वो जल्दी से गुफा से बाहर आया। जैसे ही धूप की किरणें उस पर पड़ी, वो चीखना शुरू हो गया और भागता हुआ दोबारा अंदर चला गया। फिर गुफा के अंदर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और अंत में गुर्राने लगा। और फिर उस अंधेरी गुफा से उतना ही बाहर आया कि धूप की किरणें उस पर ना पड़े। सामने खड़ा था, गुर्रा रहा था, घूर रहा था, लेकिन सफेद आंखें। उसे देखकर एक बार के लिए हमें लगा, ये जिंदा नहीं है, ये जिंदा नहीं हो सकता। बिना जबड़े के कोई हमला करने की कोशिश कैसे कर सकता है? इंसान तो बचने की कोशिश करेगा ना, ये तो मारने की कोशिश कर रहा है। और कैसे गुर्रा रहा है, जवाब भी नहीं दे रहा। जवाब देगा भी कैसे? जबड़ा तो मौजूद नहीं, शब्द तो बोल नहीं पाएगा। लेकिन इतने गुस्से में क्यों है? हमने इसे कोई नुकसान थोड़े ना पहुंचाया है। वो उस गुफा के अंदर से गुर्राए जा रहा और हम तीनों ने डिसीजन लिया, निकलो यहाँ से, यहाँ रुकना सही नहीं होगा। मरे हुए पंछी, मरे हुए जानवर और ऐसे जख्मी इंसान मिल रहे हैं। इस जंगल में कुछ गड़बड़ है, भागो। हमने भागना शुरू कर दिया। उसके बाद बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, कई जगह घने पेड़ हमें नजर आ रहे और वहां से आ रही गुर्राने की आवाजें। कई जानवरों की आवाजें थी और हमें कई जगह अंधेरे में ऐसे जानवर दिखे जो जख्मी थे, बेहद जख्मी। कुछ तो पीले पड़ चुके, लेकिन मुर्दे के समान थे, फिर भी हिल रहे। वहां से निकलते गए हम और एक बात हमारी समझ में आ गई। हर किसी की आंखें सफेद सी हुई पड़ी हैं और जिसकी आंखें सफेद हैं वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब ज़ॉम्बी बन गए हों, यानी कि मुर्दे जो धूप से डरते हैं। वैसे भी शाम का वक्त होने वाला था और इस जंगल से हम बाहर कब निकलेंगे हमें नहीं पता था। तो हमें कहीं छिपना भी होगा। जब ये बात मन में आई, शरीर ठंडा फिर गया। राइफल एक थी, हम 3 लोग थे और इतने लोगों के साथ ये सब हुआ है, कहीं हमारे साथ भी कुछ बुरा तो नहीं होगा। भागते गए हम, भागते गए, लेकिन शहर नहीं मिला। शाम का वक्त हो चुका था, सूरज एक तरफ ढलने के कगार पर था और गुर्राने की, चीखने की आवाज़ें आती रहीं। कोई भी इंसान जवाब नहीं दे रहा। हम समझ पा रहे थे जो जवाब नहीं देते वो जिंदा नहीं है। हमें आगे जब एक सड़क नजर आई तब हमें लगा कि हम बच गए। लेकिन जब उस सड़क पर हम पहुंचे, वहां खड़ी कई गाड़ियां नजर आ रहीं। ज़्यादातर गाड़ियों से तो धुआं निकल रहा था, लेकिन आगे एक गैस स्टेशन जब हमें दिखा, भागते हुए उस गैस स्टेशन के पास पहुंचे। वहां ग्रॉसरी स्टोर भी था, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। भागकर हम उस ग्रॉसरी स्टोर के अंदर चले गए और बाहर से दरवाज़ा लगा लिया। रात का वक्त होने वाला था। दरवाज़ा भले ही कांच वाला था, लेकिन मजबूती ज़रूर है इसमें, कुछ हद तक तो। अंदर गुर्राता हुआ एक आदमी जब भागकर हमारी तरफ आ रहा, उसका वजन 150 किलो होगा। मोटा आदमी था, लेकिन सफ़ेद आंखें। बस फिर क्या, हमने उसे चेतावनी दी, रुक जाओ वरना हम गोली चला देंगे। लेकिन वो डर नहीं रहा था। राइफल को देखने के बाद भी उसे ज़रा भी डर नहीं लगा। तो आखिरकार हमें गोली चलानी पड़ी और सबसे पहली गोली उसकी टांग पर चलाई। चैपमैन ने गोली चलाई, उसकी एक टांग थोड़ी टेढ़ी हुई, वो नीचे गिरा, फिर से उठा जैसे दर्द हो ही ना रहा हो। फिर चैपमैन ने दूसरी टांग पर गोली चलाई, वो नीचे गिरा और फिर से उठ गया। लंगड़ाता लंगड़ाता हमारी तरफ बढ़ रहा और उसके होंठों पर लगा हुआ खून ये साफ बता रहा था कुछ ना कुछ बुरा किया है उसने। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे ये सब मुर्दे हैं, जैसे कोई बीमारी के कारण ये सब मुर्दे बन गए हैं। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की तरह ही लग रहा। चैपमैन जल्दी से गोलियां डालना चाहता था, लेकिन वो मोटा आदमी बेहद करीब आ गया। तब पास में पड़ा वो बेसबॉल का बैट, मैंने उसके सर पर मारा, उसका सर फट गया। वो जब नीचे गिरा, धड़ाम की आवाज़ आई और फिर उसने हिलना बंद कर दिया।
उसे देखते रहे 10-15 मिनट हम। भले ही उसका सर फट चुका था, लेकिन शरीर थर थर कांप रहा था, जैसे जिंदा होने की आखिरी कोशिश वो कर रहा हो। फिर पूरी तरह से शांति और फिर से आवाजें आना शुरू हो गई। इस बार कई लोगों के गुर्राने की आवाज थी, चीखने की आवाज थी। ये आवाजें बाहर से आ रही। दरवाजा लगा दिया था हमने और जानते थे दिन के वक्त ये शांत रहे होंगे, धूप से बच रहे होंगे। वक्त अब रात का है, ये शांत नहीं रहेंगे। ये मुर्दे हैं, ये हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन शहर के बेहद करीब था ये गैस स्टेशन। यहां से शहर नजर आ रहा और कई घरों में जल रही लाइट्स नजर आ रही। किसी को नहीं ये लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, और ना तो यहां पर पुलिस है और ना कोई और मदद के लिए आ रहा। चल क्या रहा है? इसके बाद वहां लैंडलाइन फोन से हमने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा। सामने टीवी था, हमें लगा टीवी लगाना चाहिए, लेकिन आवाज कम करके। बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि अंदर कोई है। दरवाजे के पास भी कुछ लोग घूम रहे थे, वैसे ही गुर्राते हुए। दरवाजा खोलने की कोशिश भी कई लोगों ने की, लेकिन उन्हें शक ही था कोई अंदर होगा। अगर पक्का हो गया वो दरवाजा तोड़ सकते हैं, जो कि कांच का है। टीवी को हमने लगाया। टीवी पर खबरें साधारण चल रही, इस शहर की भी साधारण खबरें, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। प्राइम टाइम पर भी साधारण खबरें कि शहर में छोटी मोटी चोरी चकारी हुई है, कहीं पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ऐसे मुर्दे जो रात के वक्त लोगों को मार रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं जा रहा था। शायद शहर में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा होगा, ये सब जंगल में हो रहा होगा और यहाँ आसपास के इलाके में हो रहा होगा। इसे अब तक कवर नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही सबको पता लग जाएगा। टीवी को हमने बंद कर दिया। एक कोने में सिमट कर पूरी रात गुजारी थी हमने, और जैसे ही दिन हो गया, हमें अब सबसे पहले शहर की तरफ निकलना था। पास में कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही जो ठीक हालत में हो। हम ग्रॉसरी स्टोर से बाहर निकले और इस ग्रॉसरी स्टोर के पीछे वाला वो बड़ा डस्टबिन, वहां से गुर्राने की आवाजें। जहां पर भी अंधेरा था वहां गुर्राने की आवाजें आ रही। यह सब मुर्दे जैसे वहां पर छिपे हुए थे। भागे हम शहर की तरफ। सांस चढ़ चुकी थी, हालत पतली हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार शहर तक हम पहुंचे। और जो हालत शहर की थी वो बयां नहीं की जा सकती थी। गाड़ियों को आग लगी हुई थी, सड़कों पर खून के धब्बे, लाश कोई मौजूद नहीं। लाशें नहीं है यहाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कत्लेआम हुआ हो, लेकिन लाशें मौजूद नहीं। खून के धब्बे, हथियार, बंदूकें जमीन पर गिरी हुई, फिर भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। आवाज लगाने से डरने लगे थे हम। आवाज लगाते तो किसे लगाते? उसके बाद आगे चलकर जाता एक आदमी हमें नजर आया। वो बूढ़ा आदमी था, घबराया हुआ। हम एक तरफ छिप गए, उसकी तरफ देख रहे। वो कर क्या रहा है और धूप में वो कैसे चल पा रहा है? ऐसा लग रहा था धूप से उसे कोई फर्क पड़ ही ना रहा हो, लेकिन जल्दी जल्दी जैसे वो भाग रहा। उसकी आंखों की तरफ नजर पड़ी तो काली आंखें थी उसकी, जैसे साधारण इंसान हो। जल्दी से हम उसका पीछा करने लगे और हमें देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन फिर जब आगे हमने उसे घेर लिया, उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। उसने अपने हाथ में वो कुल्हाड़ी ली हुई, लेकिन हमारी आंखों को देखकर जैसे उसे हम पर भरोसा हुआ और फिर कहने लगा, जाने दो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पागल तो नहीं हो? मुझे डरा कर रख दिया। दिल का दौरा पड़ जाता तो क्या होता? मैंने कहा, देखिए देखिए, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। यहाँ चल क्या रहा है? सब कुछ जैसे बर्बाद हो गया है। ये कब हुआ? और आप तो ठीक लगते हैं, बोल रहे हैं। उसने कहा, तुम यहाँ कब आए? मैंने कहा, कब आए क्या? चलकर अब इस शहर में पहुंचे हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है यहां पर तुम कब आए? मैंने कहा, अब क्या कहना चाहते हैं? शहर में अब आए हैं। उसने कहा, ठीक है, शुरू से पूछता हूं। तुम्हें ऐसा कोई मरा हुआ आदमी अंधेरे में जो हमला करता हो, वो कब दिखा था?
मैं सोचने लगा और जल्दी से चैपमैन ने कहा, वो हमें परसों नजर आया था, परसों पहली बार। उस आदमी ने कहा, तो तुम परसों आए थे क्या? तुम्हारी गाड़ी के साथ या कहीं पर तुम लेटे हुए थे? कुछ ऐसा हुआ अजीब सा। तब हमें अपनी पुलिस वैन की याद आई। ऐसा लग रहा था खड्डों से उछल रही हो। उसके बाद वो पुलिस वाला वहां से चला गया। हमने जब उसे ये सब बताया तब उसने हमें जो बताया हमारे लिए बहुत डरावना था। उसने कहा, मैं 4 महीने पहले यहाँ पर आया हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक पेड़ से मैं टकराया था। जब मुझे होश आया शाम का वक्त था। मुझे लगा कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन तब मुर्दे ही मुर्दे नजर आने लगे। मैं तो डर गया। मैं भागा। उनकी सफ़ेद आंखें काफ़ी डरावनी थी। और यहाँ पर तब से मैं आया हूँ। कई लोगों से बात कर चुका हूँ। इस शहर में कई लोग हैं जो ठीक हैं, लेकिन वो जो ज़ॉम्बीज़ की तरह हैं, कोई बीमारी लगी है उन्हें। अगर वो तुम्हें काटे तो अपने जैसा बना सकते हैं। उनसे बचकर रहना। ना तो उनके नाखूनों के पास जाना, ना उनके दांतों के पास। अगर उनका सलाइवा तुम्हारे शरीर के अंदर गया तो वो बीमारी तुम्हें भी लगेगी। तुम भी उनकी तरह मुर्दे बन जाओगे। धूप तुम्हें जलाएगी। उन्हें धूप से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो ज़ॉम्बीज़ हैं और ये जगह बड़ी अजीब है। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो हमें एक ग्रॉसरी स्टोर में लेकर गया। वहाँ चल रहा टीवी और टीवी में साधारण खबरें चल रही। मैंने पूछा, ये आप क्यों दिखा रहे हैं? उस आदमी ने कहा, ये देखो टीवी पर हमारे इस शहर की खबर चल रही है। सब कुछ साधारण है ना, लेकिन यहाँ असल में कुछ भी साधारण हो नहीं रहा। ये जो लोग हैं सड़कों पर घूमते हुए तुम्हें नज़र आ रहे हैं टीवी में, यही सड़कें हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जैसे वो शहर बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर कुछ हुआ है, जैसे हम किसी और जगह पर हैं, कोई नकल, जहाँ पर ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हुआ है। समय समय पर लोग यहाँ पर आते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूँ जो 2 सालों से यहाँ पर हैं और ज़िंदा रह रहे हैं, लेकिन अपने साथ किसी को रखना नहीं चाहते। और उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं उनके इलाके के पास पहुँचा तो वो मुझे गोली मार देंगे। उन्होंने सुरक्षा बनाई हुई है, लेकिन मैं हर रोज़ एक ऐसी खुफिया जगह पर छिपता हूँ जहाँ मुझे कोई नुकसान पहुँचा नहीं सकता। दिन के वक्त सामान लेकर आता हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना होगा। ग्रॉसरी स्टोर में सामान काफ़ी पड़ा है और जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जगह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। शहर से बाहर जाओगे तो जंगल मिलेंगे। जंगल में कितना चलोगे, जब अंधेरा होगा उनसे बच नहीं पाओगे, छिप नहीं पाओगे। फिर वो आदमी हमसे दूर चला गया और हमें एक कह गया कि छिपने की कोई जगह ढूंढ लो, जब रात होगी बचने की जगह नहीं मिलेगी। और दिन भर हम सामान इकट्ठा ही करते रहे, जगह जगह घूमते रहे और टीवी लगाने के बाद शहर की वो खबरें आती, उन चौराहे की खबरें आती जहाँ पर अब मातम पसरा हुआ है, लेकिन जैसे दुनिया किसी और जगह अलग तरीके से चल रही है। हम किस समय में आ गए हैं? क्या ये कोई भविष्य है? लेकिन टीवी पर तो सब कुछ सही दिखाया जा रहा है। बस फिर क्या था, सामान इकट्ठा करके हम ऐसी जगह को ढूंढने लगे जहां पर रात को छिपा जा सकता था। हमने एक दुकान को चुना। रात का वक्त हो गया। अब समझ में आया वो आदमी क्यों कह रहा था, अच्छी जगह को ढूंढो, क्योंकि बाहर जैसा मातम पसरा हुआ था। धीरे धीरे वो चलते और उनकी आवाज़ें आती, और फिर जैसे कोई शिकार मिलता तो उसके चीखने की आवाज़ें, और ये उसे चबा जाते, मार डालते, मौत के घाट उतार देते, और जो शरीर के अंग उनके बचते वो जिंदा हो जाते। जैसे एक आदमी जो भागा जा रहा, उन सब ने पकड़ लिया, गर्दन को आधा काटा था, गिरा दिया एक तरफ, मरा हुआ था। फिर जब उठा आधी गर्दन एक तरफ लटकी हुई, सर लटका हुआ। ऐसे ही एक ज़ॉम्बी बना घूमने लगा। रात को ये दृश्य दिखे थे, और जिस दुकान के अंदर छिपे उसके शटर को वो फाड़ने तक आ गए, उंगलियों से फाड़ने की कोशिश कर रहे। अगर उनमें से कोई समझदार होता शायद वो बड़ी आसानी से उस शटर को किसी नुकीली चीज़ से फाड़ डालता, लेकिन आधी रात को उन्हें हमारे बारे में पता लगा। हमने चीखना शुरू कर दिया
और उसके बाद वो उस शटर को फाड़ नहीं पाए और सुबह हो गई जब उनके शरीर जलने लगे। बाहर 2-3 लाशें थीं जो धूप के कारण ऐसी जली जैसे उनके अंदर पेट्रोल बन गया हो। जल गए धू धू करके और बस राख रह गई। बाकी भाग गए अंधेरे में। ऐसे दिन के वक्त हमें समझ में आया हमें छिपने की अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहां पर कोई हमारा पीछा भी करे तो आसानी से हम तक पहुंच ना पाए। खाने पीने की चीजें हों या जमीन पर पड़े हुए हथियार, सड़कों पर पड़ी हुई बंदूकें, हम इकट्ठा करते गए और एक ऐसी इमारत को चुना हमने जिसके आगे लोहे का गेट लगा हुआ था। उस लोहे के गेट को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। वहीं पर हमने अपना घर बनाया। फोन काम नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा था वहां पर कोई मोबाइल टावर हो ही ना। मोबाइल नहीं काम कर रहे, सिर्फ टीवी पर सैटेलाइट से वो सारे चैनल्स चल रहे, लेकिन उनमें खबरें अलग, साधारण, जैसे कुछ बुरा हुआ ही ना हो। लगभग 2 महीने हम वहीं पर रहे, छिपते बचते। उस गेट की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और अंदर से गोलियां चलाकर हम उन्हें मार डालते, लेकिन फिर समझ गए उन्हें मारा नहीं जा सकता। जितनी आवाज़ हम करते हैं उतनी भीड़ बढ़ जाती है और वो उस गेट को तोड़ने में कामयाब भी एक दिन हो ही जाएंगे। तो हमें जगह बदलनी पड़ी जहां पर हम शांति से रह सकते थे। यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने की कोशिश हर रोज़ हम किया करते और 2 महीने बाद हमने उस जगह को ढूंढ निकाला जहाँ पर कई लोग रहते थे। उन्होंने हमें पकड़ लिया, 2 दिन तक बंदी बनाकर रखा, भूखा प्यासा, और फिर इस शर्त पर छोड़ा कि हम उस जगह दोबारा नहीं आएंगे। वो किसी नए इंसान को वहाँ रहने नहीं दे सकते। बाकी मुर्दे उन्हें वो मौत के घाट उतार देते हैं। अगर हम दोबारा वहाँ पर आए वो हमें मार डालेंगे। अपने लिए सुरक्षित जगह हमें ढूंढनी होगी। लेकिन उनकी बातों से इतना समझ में आ गया था, बचने की कोशिश उन्होंने कई बार की है। तो हमने तरकीब लगाई, यहाँ कोई काम करने वाली गाड़ी तो होगी, उसमें पेट्रोल भर लेंगे, कैन में पेट्रोल रख लेंगे, उसके बाद इस शहर से दूर निकलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ऐसी मौत की घाटी सिर्फ यहीं पर हो, बाकी जगह सब कुछ सही हो। एक गाड़ी ढूंढ निकाली, रिपेयर करके बाकी गाड़ियों से पेट्रोल निकाला। गैस स्टेशन में भी पेट्रोल मौजूद था। उस पेट्रोल को लेकर गाड़ी में भरा हमने, लेकिन सड़क पर हमें एक औरत और उसका पति नजर आया जो कि जख्मी था। उसे भी हमारी तरह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है अचानक, लेकिन उसके पति को एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और उसे हम छोड़ नहीं सकते थे। उस औरत की मदद हम करना चाहते थे, उस गाड़ी में उसे ले जा सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से दूर जाना चाहते थे। वो वहीं पर रुकी और हमें पता था उसके साथ क्या होगा। जब रात का अंधेरा आएगा, उसका शरीर जो थोड़ा थोड़ा धूप में जल रहा है वो पूरी तरह से एक मुर्दा बन जाएगा और फिर अपनी पत्नी को खा जाएगा। शायद यहाँ पर ऐसा ही होता है। गाड़ी लेकर हम तीनों निकले थे इस शहर से दूर, दूसरे शहर में बेंजो। वहाँ के हालात भी ऐसे। उसी समय वहाँ से भी निकले, लेकिन शाम होने से पहले पहले तीसरे शहर तक पहुँचे। वहाँ के हालात भी ऐसे। एक घर में सुरक्षित तरीके से रहना कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ जितने घर थे सब लकड़ी के बने हुए और बाहर गाड़ी जो कि गर्म थी। पहचान गए वो ज़ॉम्बीज़, लेकिन बेसमेंट में छिपकर रात निकाली हमने। फिर से वहाँ से निकले। अब हमें किसी ऐसी जगह पहुँचना था जहाँ इंसान एक दूसरे की मदद कर रहे हों, सुरक्षित घेरा बनाया गया हो। बस हम समझ चुके थे अब ऐसे ही रहना होगा। हम किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ चुका है। रात को उनसे मुकाबला करना पड़ता है और धीरे धीरे वो समझदार हो रहे हैं। वो दरवाजे को तोड़ते नहीं खोलना जान गए हैं। गेट को काटा जा सकता है आरी से, ये सीख गए हैं। खोद कर सुरंग बनाई जा सकती है और छिपा जा सकता है, ये जान गए हैं। और 3 सालों से मुझे लगता है वो समझदार होते जा रहे हैं। इंसानों की तरह जीना वो भी सीख गए हैं।
कि रात के वक्त उन्हें बाहर निकलना है, शिकार ढूंढना है, लेकिन शिकार ऐसा होना चाहिए जो जिंदा हो। भूख उनकी खून से मिटती है क्योंकि उनमें खून नहीं है, जिंदा लोगों में खून है। खून को पी जाते हैं, मार डालते हैं इंसान को, और वो भी उनके जैसा बन जाता है। इसीलिए वो अब चोट कम पहुंचाते हैं, सिर्फ मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं। और हर जगह जहां भी आप छिपो, धीरे धीरे उस जगह के अंदर आने का रास्ता वो ढूंढते जा रहे हैं। अब एक जगह पर छिपा रहा नहीं जा सकता, जगह बदलते रहना होगा। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं जो एक जगह को सुरक्षित करे। हमारी 30 लोगों की टीम है। यहाँ एक बिल्डिंग में हम छिपकर रहते हैं। गोलियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, बंदूकें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन दिन के वक्त निकलकर हमें ऐसी चीज़ें ढूंढ कर लानी पड़ती हैं जिससे मुकाबला किया जा सके। यह काम मैंने अपने हाथों में थामा हुआ है और आज भी उस गाड़ी को लेकर दूसरे शहर के ग्रोसरी स्टोर से खाना इस शहर में लाने के लिए निकला था। लगा था मुझे हर बार की तरह आसानी से जाऊंगा, आसानी से वापस आ जाऊंगा, लेकिन अकेला था मैं। गाड़ी चला रहा और गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं रही। अचानक वो गाड़ी, क्योंकि एक टायर अपने आप रिम से उतर चुका था, तो गाड़ी जंगल की तरफ चली गई। उस अंधेरे जंगल में जब गाड़ी गई, घुप अंधेरा, और जब गाड़ी निकली जैसे मैं किसी सुरंग से बाहर आ रहा था। पीछे अंधेरा रह गया, सामने रोशनी थी और मेरी गाड़ी एक खंबे से टकराई। मेरा सर सामने स्टीयरिंग पर, और मैं बेहोश कब हो गया मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मैं होश में आया, जल्दी से छलांग लगाकर मैं भाग जाना चाहता था गाड़ी से, लेकिन मैं अपनी उस गाड़ी में नहीं था, मैं एम्बुलेंस में था और मुझे अस्पताल ले जाया जा रहा था। मैंने उन्हें कहा, अंधेरा तो नहीं हो गया, अंधेरा तो नहीं हो गया। और वो कह रहे थे, तुम्हारे सर पर चोट लगी है, फिक्र मत करो। लेकिन मैंने उन्हें बार बार पूछा था, अंधेरा तो नहीं हो गया? अगर अंधेरा हो गया हमें कहीं रुकना चाहिए, वो गाड़ी को रोक लेंगे, फिर हम सबको मार डालेंगे। अस्पताल में मुझसे जब डॉक्टर पूछ रहे थे, मैं उन्हें जवाब दे रहा था ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बारे में, और वो हंसी में इस बात को उड़ा रहे थे। 2 दिन बाद जब मुझे डिस्चार्ज किया गया, समझ गया मैं, ये तो बिल्कुल साधारण दुनिया है। यहाँ पर तो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसे हुआ ही ना हो, लेकिन जहाँ से मैं आया था वहाँ तो हर तरफ यही चल रहा है। लेकिन कैसे मैं उस जगह से निकल पाया और यहाँ पहुँच पाया, मेरी समझ में अब तक कुछ नहीं आ रहा है और मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। मैं दोबारा रोमानिया के उस शहर में कई बार जा चुका हूँ, लेकिन वही सड़कें, हालात अलग। कभी यहाँ कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हुआ ही नहीं। क्या मैं भविष्य में चला गया था या एक अलग टाइमलाइन? मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये हुआ क्या था मेरे साथ। क्या मुझे कोई पागलपन का दौरा पड़ा था इतने लंबे समय तक? वैसे भी मैं गायब था और इतने समय मुझे ढूंढने की कवायद जारी रही। जब मुझसे सवाल पूछा जाता तो मैं ये कहानी सुनाता और इस पर कोई यकीन नहीं करता। हर कोई कहता मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। ये मेरी आप बीती है। आज भी मैं बैंक में काम करता हूँ और रात को जब उठता हूँ, चलने की आवाज़ अगर आ जाए, किसी जानवर की भी सांस रुक जाती है। मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता। मौत आंखों के सामने होती है। रात का अंधेरा इससे ज़्यादा खौफनाक नहीं हो सकता। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप बच पाते? ये मेरी किस्मत थी या कुछ ऐसा किया मैंने जिससे मैं उस जगह पहुंच पाया और बाहर भी निकल पाया? क्या आप में से किसी के पास कोई जवाब है? अगर है तो मैं जानना चाहूँगा। अगर नहीं तो सतर्क हो जाइए, कहीं आप भी उस जगह ना पहुंच जाएं।